देखिए, एचआईवी जो ना इतना घातक वायरस होता है कि जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने से पहले ही उसको ध्वस्त कर देता है, उसको खत्म कर देता है। एचआईवी की जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है। जिस व्यक्ति को एचआईवी का इन्फेक्शन होता है, उस व्यक्ति को उसके बाद जो है कई और तरह की बीमारियाँ भी लग जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें जो है इन्फेक्शन से बचाता है। अब क्योंकि एचआईवी की वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो कोई भी आम बैक्टीरिया, वायरस भी बहुत ही आसानी से उस व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देता है और उसको बीमार कर देता है। हालाँकि अभी तक एचआईवी के लिए कोई भी कारगर जो इलाज है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही हमें फ्यूचर में एचआईवी के लिए एक कारगर इलाज मिल पाएगा। तो आज इस वीडियो में हम उस रिसर्च के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि उस रिसर्च से किस तरीके से एचआईवी के ट्रीटमेंट में सहायता मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, विटनो यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत हम रिसर्च की कंक्लूजन से करते हैं। देखिए, इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ऐसा मेथड डेवलप किया है जो कि एचआईवी के जो एंटीजन है उसके ऐसे एपिटोप को फाइंड आउट कर पाएगा जो कि इम्यूनो डोमिनेंट होंगे। देखिए, एचआईवी के अंदर कई तरह के एंटीजन होती हैं। ये एंटीजन जो उसके प्रोटीन से या उसके पार्ट से बनी होती हैं, लेकिन हमें ऐसी एंटीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इम्यूनो डोमिनेंट हो। एक्चुअली में पूरा जो एंटीजन होता है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता है। एंटीजन का कोई पर्टिकुलर पोर्शन ही जो है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उसी को हम जो एपिटोप यहाँ पर बोल रहे हैं। ये एंटीजन किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पर एपिटोप का क्या रोल है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है और वो कैसे इन एंटीजन की वजह से एक्टिवेट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। जब इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को कोई इन्फेक्टिंग एजेंट मिलता है, वायरस या बैक्टीरिया, तो ये क्या करती है, इसको इनगल्फ कर जाती है, यानी कि ये इसको खा जाती है। खाने के बाद इसके जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनको एंटीजन के तौर पे वो अपने सरफेस पे रिप्रेजेंट कर देती है। यहाँ पर जो ये प्रोटीन है जो इसके एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंटीजन है और ये जो प्रोटीन इसको बोलते हैं एमएचसी, यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबल प्रोटीन। अब ये जो एमएचसी हैं, ये किस तरीके से एंटीजन से बाइंड करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी प्रॉपर शेप होती है और ये किसी एंटीजन के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं करते हैं। एंटीजन का एक प्रॉपर हिस्सा होता है जिसे ये बाइंड करते हैं, यानी कि इस हिस्से को ही हम एपिटोप बोल रहे हैं। यानी कि अगर अगर हमारे पास कोई एंटीजन है वायरस की, लेकिन उसके पास वो एपिटोप नहीं है जिससे ये एमएससी मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, तो वो जो एंटीजन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ही है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो क्या करती हैं, वो उस एचआईवी के एंटीजन को क्या करेंगी, वो हेल्पर टी सेल के पास लेके जाएंगी। यहाँ पर ये हेल्पर टी सेल है। जब हेल्पर टी सेल इन एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर बी सेल होती है, इन बी सेल को भी इन एंटीजन से इंटरेक्ट करवा दिया जाता है। तो उसके बाद होता क्या है कि जो टी सेल है और बी सेल है, जब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसके बाद ही जो ये बी सेल है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो पाती है। और जब बी सेल प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होती है तो ये डेवलप करती है एंटीबॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, यही जो है एक्चुअल में काम आती हैं वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आपके इलाके के अंदर कोई आतंकवादी आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां की जो पुलिस है या वहां की जो फौज है वो उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहेगी कि उसकी शक्ल कैसी है, वो दिखता कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसकी आंखें कैसी हैं। तो ये सभी जो जानकारियां हैं प्राप्त करने के बाद ही वहां की जो पुलिस या वहां की जो फौज है उस आतंकवादी को पकड़ पाएंगी। सेम इसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम भी काम करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे पहले उस वायरस की या उस बैक्टीरिया की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, और वो जो जानकारी है वो किस तरह से प्राप्त करता है, उसके एंटीजन से, यानी उसके अंदर किस तरह के प्रोटीन्स हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम उन प्रोटीन के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको जहां भी ऐसे कोई बैक्टीरिया मिलते हैं या वायरस मिलते हैं जहां पर उस तरह का प्रोटीन मिल रहा है, तो ये फिर उसके अगेंस्ट अलर्ट हो जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, वहां से क्लीन कर देते हैं। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी किस तरीके से एक एंटीजन इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। और यहां पर आपने ये भी देखा होगा कि एंटीजन से ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है एंटीजन का एपिटोप, यानी कि वो हिस्सा जो कि
एमएससी से बाइंड करेगा, क्योंकि एमएससी ही इस एंटीजन को हेल्पर टी सेल के पास लेके जाएगा। एमएससी यहाँ पर क्या है, जो कि यहाँ पर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसके पास जो ये पोर्शन है ना, ये एक प्रोटीन है जिसको हम एमएससी बोल रहे हैं। इसी एमएससी से ये जो वायरस की एंटीजन है वो बाइंड है, और इसी के जरिए ये हमारा जो टी सेल है वो एक्टिवेट हो पाएगी। तो टी सेल के एक्टिवेट होने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का एंटीजन को प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा जो है टी सेल एक्टिवेट नहीं होगी। अगर हम ये चाहे कि हम डायरेक्ट जो है एंटीजन इसको दे दें, अगर हम ये चाहे कि हम डायरेक्टली जो वायरस की जो एंटीजन है इसको दे दें, तो ये इससे जो है एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। इसको जरूरत है कि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के जरिए ही वो एंटीजन आनी चाहिए, और फिर उसी के जरिए वो एक्टिवेट होगी यहाँ पर। ठीक है, अभी तो जो एंटीजन को फाइंड आउट करने का तरीका था वो ऐसा था कि सबसे पहले इन एंटीजन को सिंथेटिकली बनाया जाता था। ये जो सिंथेटिकली जो एंटीजन थी ये काफी आइडेंटिकल होती थी जो रियल वायरस है उसके एंटीजन के। तो ये काफी आइडेंटिकल है रियल वायरस के एंटीजन के। अब इससे फिर हिट एंड ट्रायल किया जाता है कि जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ये एंटीजन दी जाती है, देखा जाता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट किस तरह से रेस्पॉन्स कर रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे हिट एंड ट्रायल का सिस्टम यूज किया जाता था, और उसी तरीके से जो है ऐसे एंटीजन को सिलेक्ट किया जाता था जो कि इम्यूनो डोमिनेंट हैं, और फिर उन एंटीजन को जो है वैक्सीन में यूज किया जाता था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये जो एंटीजन है ये ओरिजिनल एंटीजन नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती हैं, तो ये क्या करती है, जब जब किसी वायरस को इनगल्फ करती हैं तो ये क्या करती हैं, उस एंटीजन को केवल डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये क्या करती है इसमें फर्दर दूसरे तरह के मॉडिफिकेशन लेके आएंगी, और फिर इस पूरे एंटीजन को यहाँ पर लाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर फिर ये इस तरीके से एंटीजन आएगी, और तभी जो है एक्चुअल में टी हेल्पर सेल्स को दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर बहुत कुछ होता है इस एंटीजन के साथ में। वहां पर इस एंटीजन को फर्दर प्रोसेस किया जाता है, और उसी के बाद जो है इस एंटीजन को हेल्पर टी सेल के पास दिया जाता है। ये सब चीजें जो है जो हम जो सिंथेटिकली जो एंटीजन बना रहे हैं वो इसमें मिसिंग होती है। इसी वजह से ये जो है हर बार कारगर सिद्ध नहीं होती हैं, और इस तरह की जो एंटीजन को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा हो जाता है इस वजह से। अब जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या है, देखिए मॉडर्न अप्रोच जो ना सेम उसी तरीके से काम करेगी जैसे कि यहाँ पर होता है कि हमारे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यहाँ पर काम करती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती है, वो इनगल्फ करती है, फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर जो है एंटीजन को प्रोसेस किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जाता है, और उसको डिजाइन करने के बाद ही वो एंटीजन जो है यहाँ पर आती है। ठीक है, यहाँ पर एंटीजन है, फिर इसको जो है टी हेल्पर सेल को दिया जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर जो मॉडर्न जो अभी न्यू रिसर्च हुई है उसके अंदर किया क्या गया है कि उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है लैब के अंदर, जहां पर जो एंटीजन है उसको जो ना उसी तरीके से प्रोसेस किया जाता है जैसे कि एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर किया जाता है। यानी कि जिस तरीके से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर उस एंटीजन के अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं, उसकी शेप में चेंजेस लाते हैं, सेम उसी तरीके से लैबोरेटरी एनवायरनमेंट के अंदर उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। उसके बाद ये जो एंटीजन है इसको फिर ट्राई किया जाता है कि ये जो है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वायरमेंट दिया गया सेम ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया जैसे कि एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर इन्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना होती है कि ये जो एंटीजन बनेगी ये एंटीजन जो है काफी हद तक इम्यूनोडोमिनेंट होंगी। और यहाँ पर बेनिफिट ये है कि इस तरीके से हम जो है एंटीजन के अलग अलग एपिटोप के बारे में रिसर्च कर पाएंगे, उनको हम समझ पाएंगे। तो इससे जो है वैक्सीन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो वैक्सीन बनाने में जो इतना लंबा समय लगता है वो कम हो पाएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो टेक्निक जो बनाई गई है ये केवल एचआईवी तक ही लिमिट नहीं रहेगी। ये जो मेथड है वो अलग अलग तरह की बीमारियों पे यूज किया जाएगा, क्योंकि जितनी तरह की इन्फेक्शन बीमारियां हैं उनके लिए जो वैक्सीन बनती है उनका जो प्रोसेस होता है लगभग सेम ही होता है। तो ये जो टेक्निक है वो अदर दूसरी तरह की बीमारियां उन पर भी कारगर सिद्ध होगी। तो आशा करते हैं कि ये जो नई रिसर्च हुई है इससे कुछ अच्छे रिजल्ट फ्यूचर में सामने आए। तो आज की जो वीडियो थी वो बस इसी रिसर्च के बारे में थी। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जो है काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।